सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सी डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। ये वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसमें आपका जो नवंबर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने रिविजनरी जो टेस्ट पेपर होता है, आप लोगों का रिविजनरी टेस्ट पेपर जो सी इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, दिस इज फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, वहां से लिए हैं। और ये जीएसटी के वो सारे क्वेश्चन हैं जो उस आरटीपी में दिए गए थे, और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को और इनका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे आपको लिखना चाहिए, ये सारी बातें डियर आज मैं आप लोगों को बताकर चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो मैंने लिया है, ये आप आरटीपी में देख लीजिएगा। अगर ये स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अभी रिसेंट चेंज हुआ है कैपिटल गुड्स के अंदर, जो मैंने अपने अमेंडमेंट वीडियोज में भी डाला था, आप अमेंडमेंट वीडियो भी देख सकते हैं, उसी पर बेस क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इस अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। मैं आप लोगों को इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कंपनी का नाम आता है केपीआई लिमिटेड, राइट, केपीएल, सॉरी केपीएल। जैसे आईपीएल चल रहा है ना आजकल, ये केपीएल कंपनी है, केपीएल लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो है ये कहाँ की कंपनी है भाई, ये हिमाचल प्रदेश की कंपनी है, राइट। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर बैठी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर कोई जगह है बड़ी। द कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, एक्सटी और एसटी, ये 2 प्रोडक्ट हैं। ध्यान रखना डियर, जो एक्सटी है वो टैक्सेबल है ना, और जो एसटी है वो एग्जेम्प्ट है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, एक प्रोडक्ट टैक्सेबल बनाती है, दूसरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड बनाती है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जब कैपिटल गुड्स आपका टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों तरह की कैटेगरीज में काम आता है, तो हम वहां पर कॉमन क्रेडिट का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, कॉमन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये उसी पर बेस क्वेश्चन है, और इसमें अभी अभी रिसेंट चेंज आया है, वो चेंज भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो मैंने अपने अमेंडमेंट वीडियोस में भी कवर किया है। वहां पर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से बनाकर बच्चों को समझाया है। और आप कहेंगे तो मैं वो हैंड रिटन नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, हमने मशीनरी 1 परचेज करी है और उसका आईजीएसटी है 72,000, राइट। इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, और हम 1 जुलाई को इस मशीन को खरीद के लाए थे, और इससे हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सटीबी और एसटीबी। मतलब ये वो मशीन है जो पहले दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, टैक्सेबल सप्लाई को भी देने में काम आ रही है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी देने में काम आ रही है, राइट। तो इसका मतलब इस मशीन को हम कॉमन यूज वाली मशीन बोलेंगे, फर्स्ट डे से इसका कॉमन यूज हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है डियर, याद करो, मैंने आप लोगों को कैपिटल गुड्स में रूल्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने बोला था कि जब कॉमन यूज होता है किसी भी कैपिटल गुड्स का, तो आपको वहां पर कॉमन क्रेडिट पता करना होता है ना। और फिर उस कॉमन क्रेडिट को हम 60 मंथ से डिवाइड करते हैं, उससे हमारा पर मंथ कैपिटल गुड्स का जो इनपुट क्रेडिट है वो निकल कर आता है। फिर हम उसको एवरी मंथ एग्जेम्प्टेड टर्नओवर के रेशो में आउटवर्ड सप्लाई के अंदर ऐड करते हैं। ऐसा आप लोगों को याद आना चाहिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एक बार अगर जोर से हाँ बोल देंगे तो डियर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय माता दी बोल दो, एग्जाम आने वाले हैं, वरना माता रानी देख रही है आप लोगों को। ऐसा मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? चलिए बहुत अच्छी बात है। यस सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीन नंबर 2, सुनो सुनो, मशीन नंबर जो 2 है ये भी 1 जुलाई को खरीदी गई थी, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली एक्सटी को बनाने में काम आती है। अच्छा, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में काम आएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आईटीसी आप इसका भी बुक करोगे और इसका भी बुक करोगे, क्योंकि कॉमन क्रेडिट में जो मशीन काम आती है, कॉमन यूज जिसका होता है, उसका भी क्रेडिट एक बार लो मेकर पूरा बुक करवाता है। उसका कारण है डियर,
क्योंकि आज हम पता नहीं लगा सकते ना कि उससे कितना टैक्सेबल आइटम बनेगा, कितना एग्जेम्प्टेड बनेगा। तो एक बार क्रेडिट आपको पूरा बुक करवाया जाएगा, तो आपको 36,000 का भी क्रेडिट पूरा बुक होगा और आपको 72,000 का भी क्रेडिट पूरा बुक होगा। लेकिन डियर यहां पर एक मशीन नंबर 3 भी खरीदी गई है 1 जुलाई को, जो कि एक्सक्लूसिवली एसटी प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है। अच्छा दोस्तों, ये जो एसटी है ये एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है, इसको बनाने में काम आती है। तो एक बात बताओ, जब आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड के लिए ला रहे हो तो उसका ईटीसी तो हम आपको बुक ही नहीं करने देंगे, तो इसे आप क्रेडिट लेजर में कहीं पर भी बुक नहीं करोगे, कहीं पर भी बुक नहीं करोगे इसको, राइट। इसके बाद ये जो मशीन नंबर 4 है, मशीन नंबर 4 जो कि 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, 1 अक्टूबर को लास्ट ईयर, फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एसटी, इसको 1 अक्टूबर लास्ट ईयर खरीदा गया था। लेकिन 1 जुलाई से दोस्तों, 1 जुलाई से ये मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सटी। मतलब इसको शुरुआत में जब खरीद के लाए थे तो हम इसको एसटी के लिए लाए थे। अब एसटी क्या है भैया? टैक्सेबल। एसटी जो है वो एग्जेम्प्टेड आइटम है। तो पहले जब पहली बार लाए तो एग्जेम्प्टेड के लिए लाए, लेकिन 1 जुलाई से डियर ये दोनों पर्पज में काम आने लग गया, एसटी में भी और एज वेल एज एक्सटी में भी। तो इसका कॉमन यूज बाद में होने लगा है, बाद में इसका कॉमन यूज होने लगा है। पहले ये एग्जेम्प्टेड के काम आती थी और अब बाद में ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में काम आने लगी है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, अभी 1 साल से ज्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो, 1 ईयर के बाद आपको क्रेडिट बुक नहीं करने दिया जाता। तो देखो, आपने 1 जुलाई को कॉमन यूज किया और खरीदा तो आपने लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को ही है, तो 1 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका भी आपको क्रेडिट बुक करवाया जाएगा, क्योंकि आपने पहले इसकी क्रेडिट बुक नहीं की होगी। क्योंकि जब आप इसको पहली बार लाए थे तो आप इसको एग्जेम्प्ट के लिए लाए थे, पहली बार किसके लिए लाए थे? एग्जेम्प्ट के लिए। लेकिन अब आप इसका कॉमन यूज करने लगे हो तो आज 1 जुलाई को इसका क्रेडिट बुक करवाना चाहिए। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पर आपको, यहीं पर वो अमेंडमेंट आया है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर 1 अक्टूबर से लेके और 1 जुलाई तक मशीन डेप्रिशिएट भी तो हुई होगी, तो सर पूरा 144 का क्रेडिट आप कैसे दिलवा दोगे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि यहां पर एक 5% का रूल होता था, अगर आपको याद हो, पर क्वार्टर के हिसाब से, कि जितने क्वार्टर मशीन यूज हुई है उतने क्वार्टर का 5% आपको रिड्यूस करना पड़ता था। ऐसा एक रूल आप लोगों को बिल्कुल याद आया होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं एक बार अपना कैलकुलेटर निकाल लूं, क्योंकि आप लोग तो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे होंगे, मैं जरूर, आजकल मैंने अपने पास रख लिया है कैलकुलेटर, ठीक है। तो 1 अक्टूबर अगर लास्ट ईयर है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारा पहला क्वार्टर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारा दूसरा क्वार्टर हो गया, और अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो 3 क्वार्टर हो गया, क्योंकि 1 जुलाई से तो कॉमन यूज आने लग गई। तो आपको क्या करना था कि ये जो 144 है इसका 5% निकालना था 3 क्वार्टर का, है ना, 5% निकालना था 3 क्वार्टर का। तो 144 का 5% निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट कम्स टू 21,600, 21,600। अब दोस्तों होता क्या था और अमेंडमेंट क्या है वो मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अमेंडमेंट आने से पहले हम क्या करते थे कि इस 144 में से 21,600 को माइनस कर देते थे, क्योंकि इतना क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में काम आई थी। तो आपको जो मैं आईटीसी बुक कराता था वो 122,400 करवाता था, राइट। मैं आप लोगों को 1,22,400 का क्रेडिट बुक करवाता था। लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद लॉ ने ये बोला कि नहीं, ऐसा मत करो, आप क्रेडिट पूरा 144 ही बुक करो, है ना। और ये जो 21,600 है इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो। अरे तो बात तो एक ही हुई, आपने 144 पूरा बुक करवा दिया और 21,600 को आउटपुट लाइबिलिटी में जुड़ा दिया, तो कुल मिलाकर क्रेडिट तो 1,22,400 ही मिला। तो बस ये एक छोटा सा चेंज है डियर, जहां हम पहले रिड्यूस करके फिर बुक करते थे, गवर्नमेंट ने उसको कहा पूरा बुक कर लो और 21,600 को
उस मंथ की जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसमें ऐड कर दो, बस इतना सा बोला यहां पर। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 144 का पूरा क्रेडिट बुक करवाया है, और अगर आप देखोगे नीचे तो ये 21 जो 600 है जो इनएलिजिबल क्रेडिट है, ये आपको यहां पर आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करवा दिया गया है, राइट। ये नीचे आपको आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करवा दिया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। अच्छा, मशीन 1 का क्रेडिट पूरा बुक करवाया है, मशीन 2 का पूरा बुक करवाया है, और इनके देखो आपको नीचे नोट भी दिए हैं। पहले नोट में क्या लिखा है, ये नोट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आप ये नोट नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप बच्चे पूछते हैं सर ऐसे कि ऐसे लिखना है, नहीं सर रूल नंबर लिखना है, नहीं, आपको केवल जो मेन प्रोविजन है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे इसने क्या लिखा, आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज कॉमनली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई डिनोटेड एज ए। इसको मैं ए बोलता था डियर, याद करो जब मैंने पढ़ाया था मैं इसको बड़ा वाला ए बोलता था कि जो कॉमन क्रेडिट है उसको बड़ा वाला ए बोलो। तो ये क्रेडिट लेजर के अंदर पूरा बुक होता है, पूरा बुक होता है ये, राइट। और जो मशीन नंबर 2 है उसका भी नोट आपको डाल देना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। देखो जो आप जानते हो ना वही लिखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपको लो नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व करके आ जाते हैं और जो नोट होता है ना उसको अपने मन में सोच लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मन में सोचने के नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है कि मन में सोच लो और सही आंसर पे टिक लगा दो। यहां पर जो आपने मन में सोचा है ना वो आपकी कॉपी पे लिखा हुआ आना चाहिए। मन में सोचने का एग्जामिनर कभी भी आपको मार्क्स नहीं देगा। जो बात आप मन में सोचोगे डियर उसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसको अपनी कागज पर व्यक्त कर दो, है ना, और कोई चीज व्यक्त मत कर देना, केवल क्वेश्चन से रिलेटेड, राइट। देखो यहां पर लिखा भी है, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये तो टैक्सेबल के लिए लाए हो आप, तो यू आर एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। अगर जीरो रेटेड के लिए लाते तो भी यू आर एलिजिबल टू टेक, क्योंकि पता है जीरो रेटेड को हमेशा टैक्सेबल सप्लाई के बराबर माना जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर जो तीसरी सप्लाई है उसका क्रेडिट बुक नहीं किया गया है, उसका भी कारण आपको लिखना पड़ेगा नोट नंबर 3 में कि आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट बी क्रेडिटेड। ये सब लिखना है डियर आपको, है ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ओके सर। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको और चीज बता दूं। नेक्स्ट पॉइंट जो है जहां पर आपको पूरा क्रेडिट बुक करवाया गया है, तो नोट नंबर 4 भी आपको लिखना पड़ेगा। ये नोट 4 यहां लिख के नीचे नोट नंबर 4 में देना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स विच आर इनिशियली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, है ना, बाद में इट इज कॉमनली यूज, तो इसे भी ए का पार्ट बनाओगे। लेकिन अमेंडमेंट ध्यान रखना, आपको पूरा अमाउंट बुक करना है, और जो इनएलिजिबल पार्ट है जिसे आप पहले माइनस कर दिया करते थे अब उसको आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बात वहीं आ जाएगी, बस एक सिमिलरिटी को मेंटेन करने के लिए, राइट। बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा यहाँ नोट नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं। अब मशीन नंबर 5 की अगर हम पोजीशन देखें, ये देखो मशीन नंबर 5, मशीन नंबर 5 आपने 1 जनवरी को खरीदी थी। 1 जनवरी को, देखो दिखने में क्वेश्चन हार्ड लगता है कि हाय राम मैं कैसे करूं इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट को पढ़ते जाओगे ना तो आपको चीजें याद आती जाएगी और आप उसको कर पाओगे। इसीलिए आप मेरे क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है, और आप कहेंगे तो मैं अलग से और शेयर कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। वहां पर ये क्वेश्चन बैंक है, पूरा चैप्टर वाइज है, और इसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस कवर्ड किए हैं। आपका सीए का क्वेश्चन भी कवर्ड है, कुछ सीएस और सीएमए के क्वेश्चंस भी वहां पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं। तो ये जो मशीन नंबर 5 है डियर, ये कब खरीदी गई थी? 1 जनवरी को, बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज। अच्छा एक बात बता दूं, कोई भी सीएस और सीएमए का बच्चा ये ना समझे कि साहब इसमें तो सीए के क्वेश्चन ज्यादा है। अरे एग्जामिनर ये सोच के थोड़ी क्वेश्चन पेपर बनाता है कि सीए वाला मत पूछो, सीएस वाला पूछो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जीएसटी कॉमन है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। और अगर आप प्रोफेशनल फाइनल लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो भैया, तो ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए एक रामबाण औषधि साबित होगा।
अगर आप इसके क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके अंदर आपका लो वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई तो जगह इतना रिपीटेशन है कि आपको प्रोविजन याद भी होने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। मशीन नंबर 5 आपने 1 जनवरी को खरीदी थी फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट XT फ्रॉम 1 जुलाई मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर अच्छा, आपने पहली बार जब खरीदी थी तो XT बनाने के लिए, XT कैसा है मैं भूल जाता हूं, XT क्या था, टैक्सेबल। पहले आपने टैक्सेबल के लिए खरीदी थी और बाद में आप उससे ST भी बनाने लग गए। मतलब पहले जब लाए थे तो टैक्सेबल के लिए लाए थे और बाद में हम उसको कॉमन यूज करने लग गए, राइट। तो डियर मुझे एक बात बताओ, वैसे तो ठीक है ये भी बाद में कॉमन यूज आने लग गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अपना दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, क्या इसको क्रेडिट लेजर में लेकर जाना चाहिए, यस और नो? नो सर। नो जिसने भी सर, यस बोला है सर ना, जब उनका एग्जाम बिल्कुल से wrong है। रेडी जिसने है भी ना? यस बोला है ना उनका रॉन्ग है। इसका कारण बता देता हूं, जब आप इसको पहली बार खरीद के लाए थे तो आप इसको टैक्सेबल पर्पज के लिए लाए थे, तो आप क्रेडिट लेजर में तो इसको पहले ही बुक कर चुके होंगे। अगर आज कॉमन यूज कर रहे हो और आज फिर आप क्रेडिट लेजर में बुक करोगे तो क्या ये 2 बार बुक नहीं हो जाएगा? तो जिसने भी ये बोला है ना कि अभी वापस बुक कर लो, गलत बोला है उसने। हाँ, पहले एग्जाम्प्ट के लिए लाए होते और आज कॉमन यूज करते तो समझ में आता है। तो आप मेरी बात को समझो भाई, ऐसे आपको नहीं बोलना है कुछ भी। ये 18,000 क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा, और देखो हमने लिया भी नहीं है इसको, ये देखो, और हमने इसका नोट भी दिया है। चुप नहीं रहना है, नीचे कारण जरूर लिख के आना, नंबर नहीं मिलेंगे। देखो कारण क्या लिखा है नोट नंबर 5 में, ये देखो आप, मशीन 5 इज यूज फॉर इफेक्टिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई since 1st July. Prior to that it was exclusively used for taxable supply, so ITC in respect of machinery would have already been credited to the electronic credit ledger. तो ये पहले ही आ चुका है भैया, इसको अब बुक नहीं कर सकते, क्योंकि अब बुक करोगे तो 2 बार बुक हो जाएगा। समझो बात को। अच्छा ये बात ठीक है सर, हम तो पता नहीं क्या सोच रहे थे। मशीन नंबर 6, ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, और मेरे को पक्का चांसेस का आने का, ये नहीं आएगा इसका जैसा आएगा फिगर बदल देंगे, लेकिन ये कम से कम 8 से 10 नंबर का आएगा आप लोगों के एग्जाम में, मैं आपको गारंटी देता हूं। वैसे मैंने इसके मार्क्स पता है 10 नंबर अज्यूम किए थे, मैंने मॉक टेस्ट लिया था, उसमें 10 नंबर इसके मार्क्स मान के चला था मैं, इतने का तो है ये। मशीन नंबर 6 जो थी, ये हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, वो भी 2 साल पहले, बताओ 2 साल पहले खरीदी थी, और वो हम XT में भी काम लेते थे और ST में भी काम लेते थे शुरू से। तो मुझे ये बताओ भाई, इसका क्रेडिट हम क्यों बुक करेंगे? इसका बुक ही नहीं करना चाहिए, ये तो 2 साल पहले की खरीदी हुई है। और इसका देखो नोट भी लिखा है नीचे, नोट नंबर 6 देखो आप क्या लिखा है, मशीन इज बीइंग यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई फ्रॉम 1st July 2 years ago, therefore ITC in respect of such machine would have already been credited to the electronic credit ledger. तो भैया इसका तो पहले ही क्रेडिट लेजर में जा चुका होगा ये, तो अभी बुक करने से क्या लेना देना है, इसका मतलब ही नहीं है, क्यों करेंगे इसको बुक, है ना। चलो ये सारी बात थी। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपसे, क्वेश्चन ने आपसे 4 चीजें पूछी थी। पहला, अमाउंट ऑफ ITC क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पहले तो आप ये बताओ कि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जुलाई वाले महीने के लिए कितना ITC आप यहां पर बुक करोगे, है ना, एक तो ये बताओ। दूसरा, इनएलिजिबल क्रेडिट कितना है जुलाई महीने का, ये बताओ। तीसरा, अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट कितना है, ये बताओ। और कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ ओनली जुलाई, ये बताओ। ऑल दी कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग दी ITC हैव बीन कंपाइल्ड, बाकी सभी कंडीशन को कंपाइल्ड मान लिया गया है। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देखो, सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा था कि बताओ भाई जुलाई महीने में आप कितना क्रेडिट बुक करोगे। तो ये है मेरा जुलाई महीने का क्रेडिट जो मैं बुक करूंगा। मशीन 1, मशीन 2, 3 का करूंगा नहीं, 4 का करूंगा, 5 का करूंगा नहीं, 6 का करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा और क्यों करूंगा, रीजन नीचे दिए हुए हैं। तो ये 2,50,000 मेरा जुलाई मंथ का क्रेडिट है जो मैं बुक करूंगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि इनएलिजिबल बताओ, जो जुलाई मंथ का इनएलिजिबल क्रेडिट है वो बताओ। तो दोस्तों जुलाई महीने का जो इनएलिजिबल क्रेडिट है ना, वो आप लोगों को सेकंड नंबर पॉइंट में दिया गया है, जो हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट है ना उसमें दिया गया है इनएलिजिबल क्रेडिट। और ये जो इनएलिजिबल क्रेडिट है ये 21,600 है। 21,600 कैसे आया डियर, ये मैंने आपको निकाल के भी बताया था। ये देखो, कैपिटल गुड्स जो पहले एग्जम्प्ट में काम आता था, बाद में कॉमन यूज आने लगा,
तो इसके लिए आपको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से अमाउंट निकालना पड़ता है। अच्छा, ये अमाउंट पहले हम माइनस कर देते थे, लेकिन अब माइनस नहीं करते हैं, अब हम इसको आउटपुट या इनएलिजिबल मानकर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देते हैं। अच्छा, इनएलिजिबल को आप टोटल इनपुट क्रेडिट में से हटा दो तो भी वही बात है, और आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर दो वो भी बात है, लेकिन आंसर नंबर तभी मिलेंगे डियर जब आप एज पर लॉ करके आओगे। आपको इसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है, तो ये निकल कर आएगा 21,600, क्योंकि 3 क्वार्टर का मामला है, राइट। ओके सर, बात समझ में आ गई, यहां तक का पॉइंट क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, राइट। ओके, इसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको बोला अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट, कि भाई जरा कॉमन क्रेडिट की एग्रीगेट वैल्यू बता दो जरा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कॉमन क्रेडिट की जब आप वैल्यू निकालोगे ना, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर हमने क्या किया है, जो मशीन फर्स्ट है उसकी भी क्रेडिट ली है क्योंकि वो कॉमन क्रेडिट है। अच्छा, वो शुरू से कॉमन है। इसके बाद 36 को हमने नहीं लिया क्योंकि वो कॉमन का पार्ट नहीं है, वो टैक्सेबल के लिए था, तो उसे हम कॉमन की कैलकुलेशन में क्यों लेंगे। मशीन 3 हमको लेना ही नहीं है, और मशीन नंबर जो 4 है इसे भी हम यहां पर बुक करेंगे कॉमन क्रेडिट में। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा, भाई एक सिमेट्री बैठाओ, 144 में से इनएलिजिबल को माइनस मत करो, कॉमन क्रेडिट सारा जोड़ लो। अच्छा डियर, कॉमन क्रेडिट की जो कैलकुलेशन होती है उसमें आप नोट नंबर 5 के बारे में ये सोच रहे होंगे कि सर इसको क्यों लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नोट 5 में जो अमाउंट है मशीन है उसको ऊपर तो नहीं लिया क्योंकि उसका क्रेडिट उस समय ही लेजर में बुक हो गया होगा, लेकिन जब हम कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ले लिया। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है, 2 बार क्रेडिट बुक हो गया। अरे क्रेडिट 2 बार बुक नहीं हुआ, क्रेडिट तो शुरू में ही बुक हुआ था, लेकिन आज जब कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन करोगे, एवरी मंथ कॉमन क्रेडिट में से जो इनएलिजिबल पार्ट है उसको हटाओगे, तो क्या ये 1,08,000 यहां कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होना चाहिए। मैं इसको क्रेडिट के लिए थोड़ी बुक कर रहा हूं, क्रेडिट के लिए तो मैं पहले बुक कर चुका। अगर आज मैं करता तो मैं ऊपर वाले चार्ट में ना ले लेता, इसको नहीं लिया मैंने, लेकिन कॉमन क्रेडिट के लिए कैलकुलेशन में तो हम इसको लेंगे ना भाई, इसको लेना पड़ेगा। आप समझो बात को, इसको लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। और मशीन 6, मशीन नंबर 6, मशीन 5 सॉरी, मशीन नंबर 5 सॉरी, मशीन नंबर 5 को हमने ले लिया, ये रही मशीन नंबर 5, मशीन नंबर 5 को हमने ले लिया। और ये कौन सी मशीन है, मशीन 6 परचेज ऑन 1 जुलाई। अच्छा, इसको भी हमने ले लिया क्योंकि देखो कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन में तो हमें वो सारी मशीनें लेनी है जो चाहे आज खरीदी गई हो या 2 साल पहले खरीदी गई हो, लेकिन जिनका यूज आज से कॉमन होने लगा है। तो कॉमन की कैलकुलेशन में तो सब आएगा, लेकिन जो क्रेडिट बुक करना है क्रेडिट लेजर में, उसमें हम उसी को बुक करेंगे जो हमने पहले बुक नहीं किया होगा। जो पहले बुक कर लिया होगा उसको दोबारा बुक नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये बात समझ में आ गई भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। तो कॉमन क्रेडिट हमारा जो बनता है वो 3,42,000 बनता है, 3,42,000, जबकि हमने जो क्रेडिट इस मंथ में बुक किया है वो 252 किया है ना। तो ये सारी बातें डियर आपको समझ में आनी चाहिए, यस और नो। चलो अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ये 3,42,000 है, ये कॉमन क्रेडिट है। अब लॉ क्या बोलता है डियर कि जितना भी कॉमन क्रेडिट होता है, जितना भी कॉमन क्रेडिट होता है उसके एग्रीगेट सम को हम ए बोलते हैं, डिनोट ए करते हैं उसको, और हम उसकी यूजफुल लाइफ 60 महीने मानकर चलते हैं। याद करो मैंने लॉ में पढ़ाया भी था, रूल नंबर 43, उसकी यूजफुल लाइफ हम 60 मंथ्स मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि वो 60 महीने उसका यूजफुल लाइफ है। तो जो पहले से कॉमन थी वो भी आज से ही कॉमन है, जो पहले से एग्जेम्प्ट थी आज से, मतलब कुल मिलाकर जितनी भी कॉमन यूज वाली मशीनें हैं जो आज से 1 जुलाई से जिनका कॉमन यूज होने लगा है, दैट इज 3,42,000। इसमें हम 60 का डिवाइड करेंगे तो हमारी एक महीने की कॉमन क्रेडिट 5,700 आएगी, है ना। अब हमको क्या करना पड़ता है? अच्छा, मेरा आंसर आ चुका है क्योंकि इसने पूछा था कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज 5,700। लेकिन डियर करना क्या पड़ता है? चलो अब इसके आगे सुनो, जो पूछा नहीं क्वेश्चन में। आपको क्या करना पड़ता है डियर? जुलाई महीने से आपकी कॉमन क्रेडिट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे आपकी 60 बार आपको ये लिखना है। इसमें क्या करना है?
हर महीने जुलाई में एग्जेम्प्ट टर्नओवर नीचे टोटल टर्नओवर, फिर जो अगस्त है उसका एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, फिर जो अगला महीना है उसका एग्जेम्प्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। इससे आपको क्या होगा कि वो अमाउंट पता चलता जाएगा हर महीने जो इनएलिजिबल है, क्योंकि एग्जेम्प्ट के रेशो में जितना इनएलिजिबल पार्ट है वो निकल जाएगा, और हर महीने का जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है उसमें आप इस अमाउंट को ऐड करते जाओगे। तो सरकार ने ये नियम इसीलिए बनाए डियर कि आज के दिन आप पता नहीं लगा सकते कि आने वाले दिन में इस मशीन से कितना एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो तो जब हर महीने बनाओगे तभी पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ 60 मंथ्स को स्टैंडर्ड बेसिस बनाकर इस तरीके से आपको जो इनएलिजिबल पार्ट है वो हर मंथ की आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आता है डियर तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन एक बार नहीं किया हुआ होगा ना तो आपको दिक्कत आएगी। फिर आप अपने आप को कोसोगे कि अरे मैं तो रूल्स भी पढ़ के आया था फिर भी मेरे से नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा हूं डियर कि अगर आपने रूल्स पढ़े हैं। हाँ जी सर, और कोई अमेंडमेंट है क्या आईटीसी में? क्या करेंगे? सॉरी, और कोई अमेंडमेंट्स है क्या आईटीसी में? बिल्कुल है जी अमेंडमेंट। थोड़ा सा कष्ट करिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, मैंने अमेंडमेंट की पूरी सीरीज बनाई है विच इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जाम्स, और वहां पर आप लोगों को मैंने बिल्कुल हैंड रिटन एक एक चीज लिख लिख के समझाइए कि कहाँ कहाँ पर अमेंडमेंट्स हैं। तो आप थोड़ा सा अगर वहां कष्ट करेंगे तो अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे। दो शायद वीडियो और बचे हुए मेरे अमेंडमेंट्स के, वो भी मैं 2-4 दिन में अपलोड कर दूंगा जैसे समय मिलेगा। अभी मैं ऑलरेडी 4 या 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अमेंडमेंट्स के। तो अमेंडमेंट्स जरूर पढ़ के जाइएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। चलिए जो नवंबर एग्जाम की आरटीपी है आप लोगों का लेटेस्ट 2020 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर सिंटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है। सिंटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है जो टैक्सेबल गुड्स भी बनाता है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बनाता है। टैक्सेबल गुड्स का नाम क्यू है और एग्जेम्प्टेड गुड्स का नाम एस है। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट without payment of tax under letter of undertaking. The company is registered under GST in the state of Maharashtra. तो सिनोटेक्स जो प्राइवेट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो तरह के आइटम्स बनाती है इंटरनेशनल मार्केट में, और उनको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सोल्ड किया जाता है। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। कंपनी ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट कर दिया है यूके के अंदर $12,000 में, और क्यू जो है उसे बीटी एंटरप्राइजेस को इंडिया में बेचा गया 20 लाख में। अच्छा दोस्तों, ये जो फिगर्स आपको दिए गए हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, दीज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई रिसीव ड्यूरिंग द सैड टैक्स पीरियड, एंड जीएसटी ऑफ 5 लाख हैज बीन गिवन। 5 लाख रुपए का इनपुट क्रेडिट हमारा इनपुट्स का है, ये हमारा कैपिटल गुड्स का है, और ये हमारी इनपुट सर्विस का है। ऑल दी अबव इनपुट और इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम इन तीनों चीजों को काम लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन? Value of product as exported to UK in Indian rupees is 12 lakh. However, the value of such product when supplied domestically in a similar quantity, दोस्तों ये जो सामान एक्सपोर्ट किया गया है ना 12 लाख रुपए का, अगर इसको डोमेस्टिकली सप्लाई किया जाएगा इन सिमिलर क्वांटिटी तो इसका अमाउंट 10 लाख हो जाएगा, इसका अमाउंट 10 लाख हो जाता अगर सिमिलर क्वांटिटी इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली बेची जाती, सप्लाई की जाती। बीटी एंटरप्राइजेस का 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है। इट हैज क्लेम द आईटीसी ऑन गुड्स सप्लाइड टू इट बाय सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। बीटी एंटरप्राइजेस एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिसको आप सामान दे रहे हो। अच्छा दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हो जब आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को कोई भी सामान देते हो तो वो भी दोस्तों आप लोगों का यहां पर एक्सपोर्ट माना जाता है।
द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। ये जो क्रेडिट लेजर है दोस्तों, ये जो क्रेडिट लेजर है उसके अंदर आप लोगों को यहां पर द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर जीएसटीआर 3B। अच्छा, 3B जो रिटर्न होता है उसको भरने के बाद जब हम रिफंड क्लेम फाइल करते हैं उस समय हमारे क्रेडिट लेजर में 5,80,000 का बैलेंस है, राइट। और जब हम रिफंड एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं देन एट द टाइम 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस वहां पर दिख रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को कितना अमाउंट रिफंड होना चाहिए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने इसको 8 मार्क्स अलॉट किया है। दिस इज फ्रॉम योर नवंबर 2020 आरटीपी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लीगल वर्डिंग्स लिखनी पड़ेंगी। आपको जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बताना पड़ेगा, व्हाट इज जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई हम किसको बोलते हैं। इवन इफ सप्लाई मे बी एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर सेक्शन 54(3)(1 द रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड, है ना, मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज आईटीसी एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई जब आप जीरो रेटेड सप्लाई करोगे तो एंड में जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी है वो आपको रिफंड हो जाएगा। वो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, रिफंड हो जाएगा। तो इस केस में भैया आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड, जो भी अनयूटिलाइज क्रेडिट है। दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आंसर। आपको रिफंड अमाउंट का फॉर्मूला देना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल। जीरो रेटेड सप्लाई का गुड्स और सर्विस ऊपर लिख दो और नीचे एडजस्टेड टर्नओवर ले लो और नेट आईटीसी से मल्टीप्लाई करो। नेट आईटीसी यहां पर अगर हम देखेंगे तो दैट इज 7 लाख रुपीस। हमारा जो नेट आईटीसी है दोस्तों, नेट आईटीसी हमारा यहां पर 7 लाख रुपया है। अब आप कहेंगे सर ये 7 लाख कैसे है नेट आईटीसी, तो नेट आईटीसी आपको बताना पड़ेगा। नेट आईटीसी इंक्लूड आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस, नॉट कैपिटल गुड्स। याद करना, एक्सपोर्ट के केस में जब आप रिफंड मांगते हो तो कैपिटल गुड्स शामिल नहीं होता है नेट आईटीसी में, राइट। तो ये 7 लाख आपने ले लिया इनपुट और इनपुट सर्विस का। इसके अलावा दोस्तों जो जीरो रेटेड सप्लाई है, जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है इसमें आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी, आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी जीरो रेटेड सप्लाई की। और जीरो रेटेड सप्लाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो दोस्तों यहां पर हमने 12 लाख रुपीज में एक्सपोर्ट किया है, हमने 12 लाख रुपए में एक्सपोर्ट किया है। और ऐसा ही प्रोडक्ट अगर हम इंडिया में सप्लाई करते तो इसका अमाउंट 10 लाख होता। दोस्तों जब आप जीरो रेटेड की वैल्यू निकालते हो तो 12 लाख आप ले सकते हो और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स। दोस्तों लॉ में 1.5 टाइम्स आप ले सकते हो, जो डोमेस्टिकली सप्लाइड गुड्स होता है उसका 1.5 टाइम्स आप ले सकते हो। तो इट इज 15 लाख विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम हो उसे हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। तो यहां पर जो जीरो रेटेड सप्लाई निकल कर आएगी दैट इज 12 लाख रुपीस। दोस्तों वो हमारा यहां पर 12 लाख रुपया निकल कर आने वाला है, 12 लाख रुपीस निकल कर आने वाला है। तो आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यहां पर आप लोगों का 12 लाख रुपीस निकल कर आने वाला है, 12 लाख रुपया निकल कर आने वाला है, 12 लाख रुपीस निकल कर आने वाला है, राइट। तो हम यहां पर 12 लाख रुपया एक्सपोर्ट का कीमत ले लेंगे, जो भी हमारा एक्सपोर्ट का प्राइस है जीरो रेटेड का। इसके अलावा हमने कुछ गुड्स और भी सप्लाई किया है, 20 लाख का किया है बीटी एंटरप्राइजेस को। दिस इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो दोस्तों जो 20 लाख आपने 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को दिया है वो भी एक्सपोर्ट है, वो भी एक्सपोर्ट है। तो हम 20 लाख रुपया ये भी ले लेंगे, जो 20 लाख है वो हम ये भी ले लेंगे। इसको लेने के बाद दोस्तों, इसको लेने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 20 लाख रुपया है, ये जो 20 लाख रुपया है, इसको लेने के बाद आपका जो टर्नओवर हो जाएगा, आपका जो टर्नओवर हो जाएगा वो 32 लाख हो जाएगा। वो आपका जो है ना 32 लाख रुपया हो जाएगा, वो आप लोगों का 32 लाख हो जाने वाला है ना, 32 लाख हो जाने वाला है। तो क्या करेंगे हम, नेट आईटीसी लिख लेंगे 7 लाख रुपीस। जो नेट आईटीसी है ना वो मैं यहां पर लिख लूंगा 7 लाख रुपया, है ना, वो मैं 7 लाख रुपया लिख लूंगा। और मैं इसको 12 लाख डिवाइडेड बाई 32 लाख कर दूंगा, है ना। मतलब मैं ऊपर तो लूंगा जीरो रेटेड का टर्नओवर और नीचे लूंगा टोटल टर्नओवर, राइट। मैं टोटल टर्नओवर लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया यहां पर 7 लाख इंटू 12 लाख डिवाइडेड बाई 32 लाख है। अच्छा दोस्तों एक बात मेरे को यहां पर देखनी पड़ेगी, बीटी एंटरप्राइजेज 100% है, इट हैज क्लेम द आईटीसी
ऑन गुड्स सप्लाइड टू इट बाई सिनोटेक्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट। सिनोटेक्स ने माल किसको बेचा? बीटी को बेचा। और बीटी कौन है? 100% ईओयू है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप ईओयू को माल बेच रहे हो और उसके ऊपर अगर आप जीएसटी लगाते हो और उसका आईटीसी सामने वाला ले लेता है, उसका आईटीसी अगर सामने वाला ले लेता है, तो आपको इस केस के अंदर उसके लिए रिफंड नहीं मिलेगा। ये बात नीचे भी नोट में दिखाई गई है, ये बात नोट में दिखाई गई है भैया। ये देखो ये नोटिफिकेशन है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि हम ईओयू को जो भी सप्लाई देते हैं वो सप्लाई हमारी डीम्ड एक्सपोर्ट होती है। क्या होती है? डीम्ड एक्सपोर्ट होती है। द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड कैन बी फाइल बाय द सप्लायर एज डीम्ड एक्सपोर्ट। लेकिन आप उसको एज ए डीम्ड एक्सपोर्ट उसका बेनिफिट तभी ले सकते हो जब रेसिपिएंट डज नॉट अवेल ऑफ आईटीसी ऑन सच सप्लाई, और उसकी अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है। सो इन दिस केस सप्लायर कैन नॉट क्लेम रिफंड ऑफ आईटीसी। तो इसलिए भैया इसको इन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं लिया। हाँ टोटल में तो आएगा। तो आप देखो फॉर्मूला क्या लगाया है, 7 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाई 32, सो इट कम्स टू 262,500। ये हमारा 262,500 निकल कर आ जाता है, राइट। तो ये जो 262,500 हमारा निकल कर आ जाता है, ये है भैया हमारा मैक्सिमम रिफंड। दोस्तों ये हमारा मैक्सिमम रिफंड है, इससे ज्यादा हमको नहीं मिलने वाला। दैट इज आवर मैक्सिमम रिफंड 262,500। ये हमारा मैक्सिमम रिफंड है। अब दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम रिफंड है और हमारी जो क्रेडिट लेजर है उसके अंदर 580 पड़ा है, 580 पड़ा है। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब हम रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे तब 3 लाख पड़ा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो 262,500 चाहिए, तो हमें 262,500 का रिफंड मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर बाकी का क्या? बाकी का भैया रिफंड नहीं मिलेगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप अपनी जो आउटवर्ड सप्लाई होती है ना उसके टैक्स से एडजस्ट कर सकते हो। उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला माय डियर फ्रेंड्स, उसका आपको कोई रिफंड नहीं मिलने वाला। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आप लोगों की नवंबर आरटीपी में सीए फाइनल की, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। ये आपका जो क्वेश्चन था दैट इज इन रिलेशन टू कॉम्पोजिशन लेवी, दैट इज वेरी गुड। सेक्शन 10 है कॉम्पोजिशन लेवी का, यू नो वेरी वेल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC 3 पार्ट है इसके, ABCD ये आप लोगों को मिल जाएगा जो हमारा ICAI का RTP है उसमें से। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरा जो क्वेश्चन बैंक है ना डियर, जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था CA फाइनल IDT के लिए, वहां पर डियर मैंने नवंबर 2020 का RTP इंक्लूड नहीं किया था। तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, वहां पर आपको फ्री क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें सारा MTP RTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मैंने सब कुछ ले रखा है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, एवरीथिंग इज कवर्ड। बस उसके अलावा आप ये वीडियो और देख जाओ और ये RTP के क्वेश्चन कर जाओ, सारा इंस्टीट्यूट का मटीरियल आपका वहां पर कवर्ड हो जाता है। चलिए तो टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। जालंधर पंजाब इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर सिस्टम। एग्रीगेट टर्नओवर दे रखा है भैया 125 लाख। ओके, टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज सप्लाई द कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय इट विद इन द स्टेट ऑफ पंजाब ओनली। पंजाब में, क्योंकि आप जानते हो भैया कंपोजिशन स्कीम तभी मिलती है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंटर नहीं होना चाहिए, राइट। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द रिपेयरिंग सर्विस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, वो रिपेयरिंग का काम भी करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों वैसे तो कंपोजिशन जो स्कीम होती है वो गुड्स वालों को मिलती है, सर्विस में केवल रेस्टोरेंट वालों को मिलती है, लेकिन आप साथ में छोटी मोटी सर्विस दे सकते हो, उसके लिए अमेंडमेंट आ चुका है। लेकिन वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा परसेंटेज 10% होता था टर्नओवर का और उसको कंपेयर करते थे 5 लाख से, विच एवरेज लोअर है ना, विच एवरेज हाइयर शायद, लोअर नहीं होता था। अब सुनो मेरी बात सुनो, तो जब आप आंसर लिखोगे तो देखो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। आप लोगों को पूरा सेक्शन 10(1) समझाना है। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखना है आपको। कौन लोग कंपोजिशन लेवी ले सकते हैं? कंपोजिशन लेवी मैन्युफैक्चरर ले सकता है, जो लोग रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं वो ले सकते हैं, और अदर सप्लायर ले सकते हैं कंपोजिशन लेवी। ये सब आपको बताना पड़ेगा, राइट, ये सब आप लोगों को बताना पड़ेगा।
द composition scheme under subsection 1 and subsection 2 of section 10 can essentially be availed in respect of goods। ये लिखना पड़ेगा आपको, ये सारी बात। मैं ये नहीं कहता आप एज इट इज लिखो, जो आरटीपी में कट कॉपी पेस्ट किया है वो लिखो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहां पर बता दो भाई, ठीक है, साथ में अदर सर्विस दे सकते हो, लेकिन वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% ऑफ द टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। तो आप गुड्स के साथ में ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप बस यहां बता दो कि अगर ये इस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं होता है, अगर ये स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में डियर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ 10(2)A के बारे में भी बताना पड़ेगा। आपको पता है डियर, जो एक्सक्लूसिवली सर्विस देने वाले लोग हैं या जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, वो अब 10(2)A में आ सकते हैं। ये जो 10(2)A है ना, ये नया सेक्शन है, इसके अंदर आप कवर हो सकते हो, और इसके लिए आपको 3% देना पड़ेगा। 3% CGST और 3% आपको SGST देना पड़ेगा, मतलब आपको 6% देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, लास्ट ईयर का टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया? 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और करंट ईयर में आप जो 6% पे करने वाले हो, वो भी आप अप टू 50 लाख ही करोगे, वो भी आप अप टू 50 लाख ही करोगे। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बेसिस पर आप पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो अगर मैं देखूं तो 125 लाख है टर्नओवर, 1.5 करोड़ से कम है, उसका 10% 12.5 आता है, और 5 लाख में से हायर भी 12.5 आएगा। तो आपको लिखना है कि भाई करंट ईयर में वो रिपेयरिंग का काम कर सकता है, लेकिन उस सर्विस का टर्नओवर 12.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम पॉइंट नंबर बी पर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब हम पॉइंट नंबर बी पर आते हैं, तो सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड दिल्ली में है, टेस्टी फूड्स, ओहो टेस्टी फूड रेस्टोरेंट विद अ टर्नओवर ऑफ 112 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर। In view of the growing customer demand, it will also start intra-state trading of beverages in Delhi। अच्छा, दारू का काम चालू कर दिया, दिल्ली के अंदर बेवरेजेस का काम शुरू कर दिया। ओ माय गॉड, दिल्ली के अंदर बेवरेजेस का काम शुरू कर दिया, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग। ओहो, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग शुरू कर दिया भाई। अब सुनो मेरी बात सुनो, रेस्टोरेंट वाले आ सकते हैं नॉर्मल स्कीम में, वो जो 1.5 करोड़ टर्नओवर वाली बात है, बस वो आप लोगों को याद रखनी है। तो हमारा यहां पर देखो 150 लाख से कम है, मैं आपको बताता हूं, हमारा यहां पर 150 लाख से कम है, पक्की बात है, 1.5 करोड़ से कम है, 150 लाख से ज्यादा नहीं है, राइट। और हम रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं तो हम एलिजिबल हैं। साथ में अगर हम सप्लायर वांट्स टू एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच इज ऑल्सो एलिजिबल सप्लाई अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो आप बेवरेजेस में डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेवरेजेस में आप डील करो, कोई इशू नहीं है। तो ये जो बेवरेजेस है इसमें आप डील कर सकते हो, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यू आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। ठीक है ना, ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए क्या हो जाते हो? एलिजिबल। सी, पॉइंट नंबर सी पर आ जाओ भाई। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, सुनो मेरी बात। सीताराम, ओहो सीताराम एसोसिएट रजिस्टर्ड है कहां पर? सिक्किम में। अच्छा, इज इंगेज इन रनिंग अ फूड चेन। सीताराम एसोसिएट क्या चलाता है भैया? फूड चेन चलाता है। और उस फूड चेन का नाम क्या है भैया? वेज किचन। वेज किचन इन द स्टेट, वेज किचन इन द स्टेट, एंड इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 73 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और इसका जो टर्नओवर था ना, टर्नओवर लास्ट ईयर का, वो 73 लाख था। और इन दी करंट ईयर इट डिसाइड्स टू शट डाउन द फूड चेन ओइंग टू ह्यूज लॉसेस being incurred in the said business. Instead, it will start providing intra-state architect service। दोस्तों, लास्ट ईयर टर्नओवर 73 था, वो आर्किटेक्ट का काम शुरू करना चाहता है। तो मैं बताना चाहूंगा डियर, आर्किटेक्ट जो है वो एक अलग सर्विस हो जाती है, वो रेस्टोरेंट सर्विस में कवर नहीं होती है। तो आपको वहां पर 10(2)A में जाना पड़ेगा, जहां 50 लाख वाली लिमिट होती है। और दोस्तों, लास्ट ईयर 73 है, 50 से ज्यादा है, इसका मतलब आप नहीं कर सकते,
नहीं आ सकते भैया, नहीं आ सकते। सी पॉइंट का आंसर देखो ये दे रखा। द टर्नओवर लिमिट आपको बताना पड़ेगा, सेक्शन नंबर नहीं लिखोगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। सिक्किम के लिए 75 लाख होती है लिमिट इन द प्रेसीडिंग ईयर, 75 और 1.5 करोड़। लेकिन मैं बता दूं भैया यहाँ 10(1) 10(2) नहीं लग सकता, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली अगर अदर सर्विस दे रहे हो तो हम आपको नॉर्मल कंपोजिशन में नहीं आने देंगे। फिर वो जो 10(2)A अलग से जोड़ा गया था, एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जोड़ा गया था, एक्सक्लूसिवली सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, उसमें आप आ सकते हो। टर्नओवर जो होता है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 लाख से ज्यादा है, इन व्यू ऑफ द अबाउ सीताराम एसोसिएट, जो सीताराम है वो नहीं ले सकता मेरे भाई, वो कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता, क्योंकि उसका पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख से क्या है, ज्यादा है। मना कर दो, नहीं ले सकता, नो, नेवर एट ऑल, नेवर एट ऑल। राइट, ओके जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ये हमारा डी पॉइंट पढ़ लेते हैं जी। डी पॉइंट क्या है, सुनो मेरी बात। दीप्ति सर्विसेज रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। इट हैज टर्नओवर ऑफ 34 लाख। ओहो, ब्यूटी पार्लर है। करंट प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर पिछले साल का 34 लाख है। ब्यूटी पार्लर वाले 10(2)A में आएंगे। लास्ट ईयर 50 से कम है भैया, आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। और एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये वरुण एंड अरुण एसोसिएट स्टार्टिंग पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट इन भोपाल मध्य प्रदेश, 1/4/2020 से इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। और ये जो फर्म है ना, फर्म प्रोवाइड्स आर्किटेक्ट सर्विस इन मध्य प्रदेश एंड इट्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टर्नओवर। आपको टर्नओवर की कुछ और डिटेल्स भी दी गई है, जैसे अप्रैल मई जून का 20 लाख, जुलाई अगस्त सितंबर का 30 लाख, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 20 लाख। ये आपको टर्नओवर की डिटेल्स यहां पर दी गई है, बिल्कुल दी गई है जी। इसके बाद फर्म हैज ऑब्टेन्ड द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट एंड पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, ओके, डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट फॉर द क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये आपको CGST और SGST का रेट दिया है बच्चों। अब मुझे बताओ भाई क्या होगा यहां पर, मुझे बताओ। इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, लास्ट ईयर इनका बिजनेस नहीं था। बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टार्टिंग में 0 से 20 लाख तक तो लेना ही नहीं पड़ता, सर्विस का मामला है, रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं पड़ता। और लास्ट ईयर 50 से कम था, बिल्कुल आ सकता है कंपोजिशन में। 0 से 20 तक तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना, GST लगेगा कहां से। लेकिन इसके बाद फर्दर 30 लाख तक GST लगेगा अगर आप 10(2)A में आते हो तो। लेकिन उस 50 के अंदर ये 20 गिना जाएगा, उस 50 में ये 20 जो स्टार्टिंग वाला 20 है अप्रैल मई जून वाला, ये गिना जाएगा। लेकिन जो GST लगेगा वो 30 लाख पर ही लगेगा। और 30 लाख पर क्या रेट लगेगी भैया, 6% लगेगी। जो 30 लाख है, 30 लाख है, उस पर 6% लगेगी। इसके आगे जो फर्दर 20 और है, इसके आगे जो फर्दर 20 लाख और है ना, फर्दर 20 लाख, उस पर माय डियर फ्रेंड्स जो नॉर्मल रेट है वो लगेगी। तो आपको यहां पर समझना है, मतलब 18% लगेगी। तो शुरू के 20 लाख पर नहीं लगेगी, फर्दर 30 लाख पर 6% लगेगा। उसके बाद जो फर्दर 20 लाख है उस पर आपको 18% देना पड़ेगा। बोलो जी, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी। ये लो, ये देखो माय डियर फ्रेंड्स, आ गया है, पूरी कहानी आ गई है। आपको लिखना है, ये तो उसका आंसर है डी का जो मैंने बता दिया। इसको पूरा पढ़िएगा, इसमें पूरा लॉ समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, पूरा लॉ पढ़ के ये सब लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये कॉम्पोजिशन स्कीम आ गई, इसमें ये आपको बताया कि स्टार्टिंग जो लिमिट होती है उस पर 0 टैक्स लगेगा। उसके बाद हम फर्दर 20 के बाद में जब गिनेंगे 30 लाख, उस पर 6% लगेगा। इसके बाद जो और ऊपर जाएगा भैया, उसके ऊपर जो है फर्दर और टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे करके डियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई है जी, बिल्कुल आ गई है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सुनो, आरटीपी का ये क्वेश्चन 4 नहीं है, आपको मैंने एक अलग से कोई क्वेश्चन पेपर बनाया था, उसमें मैंने इसको लिया था, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप आरटीपी में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर अलग है, लेकिन जीएसटी के सारे क्वेश्चन नहीं है। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग टीवी बनाती है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये कंपनी जो है ये कहाँ रजिस्टर्ड है दोस्तों? ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है माय डियर फ्रेंड्स? हरियाणा में, हरियाणा में। इट हैज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द कंट्री। इसने क्या किया भैया? डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिए। हु सेल द टीवी मैन्युफैक्चर्ड बाई इट द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो एमआरपी है प्रिंटेड ऑन दी पैकेज ऑफ टेलीविजन इज 12,000। दोस्तों जो एमआरपी है वो 12,000 है 12,000, यस 12,000 है। एप्लीकेबल रेट कितनी है? 18%। बीईएल डिस्पैच द स्टॉक ऑफ टीवी टू इट्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर्ड बाई देम ऑन क्वार्टरली बेसिस। ओके, अरे ये उसका क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, याद करो, डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाला है। यहां पर हर टीवी पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। हर टीवी, एवरी टीवी पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा डियर। अब सुनो, यहां पर क्या हुआ? 500 टीवी इस क्वार्टर में बेचे गए हैं, 500 टीवी बेचे गए हैं, लेकिन जो डिस्काउंट था वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफर किया है एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेज एंड टैक्सेस। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ सुनो, 1 अप्रैल से लेके 750 जो टीवी थे वो स्टॉक में थे एज स्टॉक फॉर द क्वार्टर। बीईएल सोल्ड द टीवी बेच दिया भैया 8,400 पर टेलीविजन, 8,400 पर टेलीविजन पर आपने उसको बेच दिया है, और इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। शाह इलेक्ट्रॉनिक हैज रिक्वेस्टेड बीईएल फॉर ए स्पेशल पैकिंग की डिमांड हुई है। बीईएल हैज चार्ज 1,200 पर टेलीविजन, और इसके लिए 1,200 रुपया पर टेलीविजन की डिमांड हुई है। शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेस अ परचेज ऑर्डर ऑफ 1,000 टेलीविजन्स विद बीईएल। ये जो शाह इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इसने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है 1000 टीवी का फॉर द क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल्स ऑफ 700 टेलीविजन्स फॉर द क्वार्टर अप्रैल मई जून एंड 850 टेलीविजन्स फॉर द क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है। डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड एक्सप्लेन्ड इज अवेलेबल टू शाह। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर क्या करना था? 1000 टीवी का परचेज ऑर्डर प्लेस करना था, 1000 से ज्यादा का कर दिया तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है डियर, जब आप डिस्काउंट बाद में देते हो, उसका रूल याद करो, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि जो डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा उसका भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन पहले से पॉलिसी होनी चाहिए। यहां पर पॉलिसी है, सामने वाला क्रेडिट रिवर्स करेगा, बिल्कुल करेगा। आप उसको इनवॉइस वाइज लिंक करोगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये सारे काम यहां पर हो रहे हैं, तो क्या डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मिल जाना चाहिए। तो आपको सेक्शन 15(3) पूरा यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई देखो ये जो डिस्काउंट वाले बेनिफिट्स है ना, ये जो डिस्काउंट वाले बेनिफिट्स है ना, इसकी पूरी कंडीशन आप लोगों को बतानी पड़ेगी। आपको इसे आईटीसी से लिंक करने के लिए कहना पड़ेगा, रिवर्स करने के लिए कहना पड़ेगा। ये सारी बातें डियर आपको यहां पर कहनी पड़ेगी, सॉरी। और 10% डिस्काउंट आप यहां पर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपको यहां पर सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। सो द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंस द डिस्काउंट पॉलिसी वॉज नोन बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई एंड डिस्काउंट कैन बी स्पेसिफिकली लिंक टू रेलिवेंट इनवॉइस pertaining टू टीवी। तो ये सब बात आप लिख दो। अब देखो कंप्यूटेशन में क्या लिखना है आपको, कंप्यूटेशन में लिखना है भाई प्राइस क्या थी 8,400, पैकिंग का खर्चा जुड़ेगा पता है आपको, डिस्काउंट पहले आपने नील दिया होगा, पहले के बिल में आपने डिस्काउंट नहीं दिखाया, आपने वैल्यू क्या दिखाई होगी 9,600 दिखाई होगी। अच्छा कितने टीवी सेट थे भैया अप्रैल मई जून में? 750। तो अमाउंट आता है 72 लाख रुपया, 72 लाख आता है, राइट। ये नोट आपको डालने पड़ेंगे,
है ना, ये नोट आपको डालने पड़ेंगे। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं डिस्काउंट को हटा दूं, 1200 ये जोड़ दूं, अच्छा डिस्काउंट इसी पे निकालना 8400 पे, डिस्काउंट जो कंप्यूट होगा वो 8400 पे होगा, मतलब 840। दोस्तों देखो मैंने आप लोगों को करा दिया, आपको इनको कॉपी में करना है। जब तक आप कॉपी में नहीं करोगे ना, देखो मेरे को एग्जाम नहीं देना है, आपको एग्जाम देना है। मैं ऑडिट भी करा सकता हूं, आप ऑडिट मत करना। आप क्वेश्चन को सामने लेके बैठो और कॉपी में खुद से करो, इससे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट है, कॉपी में कर लोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लिख कर लो, मेरा वीडियो देखकर समझ लो, लेकिन करना खुद से है, क्योंकि कई बार क्या है ऐसा लगता है कि आगे आ गया, जब करने बैठोगे ना तो आपसे होएगा नहीं, आपका पेन भी नहीं चलेगा। तो आप इसको कॉपी में खुद से करके जरूर देखना डियर प्लीज, है ना। तो ये वैल्यू निकल कर आएगा आपका आफ्टर डिस्काउंट। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितने टीवी हैं भाई, कितने टीवी हैं, कितने टीवी हैं, ये जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा है, जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा है भैया। 1000 टीवी हैं, यहां पर कितने टीवी हैं, 1000 टीवी हैं, 1000, ठीक है, 1000 टीवी, 1000 टीवी हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना 1000 टीवी इन जुलाई अगस्त सितंबर। और सेल्स जो हुई है वो अलग है, वो अलग दे रखी है आपको। चलो, तो पहले वाले में जो रिपोर्टिंग हुई है वो हुई है हमारी 750 टीवी की, ये देखो 750 टीवी हैं। उसके बाद हमने 1000 टीवी मंगाए हैं, 750 पहले वाले क्वार्टर में, 1000 टीवी बाद वाले क्वार्टर में। अब सुनो मेरी बात सुनो, ये जो हमारे 1000 टीवी हैं, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा, ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इसके बेसिस पर आपको ये यहाँ पर नोट डालने पड़ेंगे, ये नोट आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन इसके लिए क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, सामने वाले को क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। देखो कितनी क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कितना क्रेडिट हमको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं 1000 टीवी का देखूँ तो 8400 से 10% निकल कर आता है, ठीक है, 10% डिस्काउंट है ना, 8400 प्राइस है, 10% डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट अमाउंट का जो क्रेडिट सामने वाले ने ज्यादा बुक कर लिया था, ये रिवर्स करना पड़ेगा 151,200, 151,200। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही डियर, ऐसे ही डियर, ये आपको यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल बात समझ में आई। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इन्होंने क्या लिखा है यहां पर कि जो शाह कंपनी है उसने रिवर्स कर दिया इनपुट क्रेडिट जुलाई अगस्त सितंबर का। तो जहां रिवर्स कर दिया वहां पर तो डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगले ही लाइन में बोलता है कि फेल टू रिवर्स द इनपुट क्रेडिट फॉर अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून में अगर रेसिपिएंट क्रेडिट को रिवर्स नहीं करेगा तो उस केस में डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दोस्तों आपको डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, अगर अप्रैल मई जून का सामने वाला रिवर्स नहीं करेगा तो उसका बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक दोस्तों इसीलिए अगर आप देखोगे तो अप्रैल मई जून में डिस्काउंट बेनिफिट नहीं दिया गया है, अप्रैल मई जून के अंदर पूरा अमाउंट आपका लिया गया है, कोई डिस्काउंट माइनस नहीं हो रहा। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अगर आप देखोगे तो वहां आपको डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है, राइट। ओके सर बात समझ में आई? हाँ सर बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं हम, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शुभांशनी लिमिटेड एग्रीड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू मधु एंटरप्राइजेस इन द मंथ ऑफ मे फॉर विच इट रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 1 लाख ऑन 20th अप्रैल फ्रॉम मधु एंटरप्राइजेस। ठीक है, पैसा ले लिया एडवांस में। सब्सिक्वेंटली इन द मंथ ऑफ मे बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस द सेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड ओइंग टू सम इनएडवर्टेंट सर्कमस्टांसेस। कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसिल हो गया। हाउएवर शुभांशी हैज इशूड द इनवॉइस फॉर द एडवांस रिसीव इन अप्रैल इटसेल्फ एंड हैज पे द जीएसटी देयर ऑन। अच्छा, उसने दे दिया था। यू आर रिक्वायर्ड एज ए टैक्स कंसल्टेंट ऑफ शुभांशी, वेदर उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या वो बाद में उसको टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट कर पाएगी रिटर्न्स में? यस। अगर आप बर्डन शिफ्ट नहीं करते हो और अगर आपने पूरा पैसा रिफंड कर दिया है
तो ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हो उसे एडजस्ट। और अगर आपने क्रेडिट नोट बना कर दिया है तो आप उसको, अगर आपका टैक्स बनता है तो एडजस्ट कर लो, टैक्स नहीं बनता है तो रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आंसर में भी यही लिखा है, इसमें लिखा है कि अगर आप क्रेडिट नोट बना देते हो, क्रेडिट नोट का मतलब होता है जब आपका जीएसटी ज़्यादा जमा हो गया हो तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट बना के दे सकते हो और क्रेडिट नोट को रिटर्न में दिखा सकते हो। तो नो नीड टू फाइल सेपरेट रिफंड क्लेम, फिर आपको रिफंड क्लेम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। और वेयर नो आउटपुट लाइबिलिटी अगेंस्ट ए क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्ट, रजिस्टर्ड पर्सन में प्रोसीड टू फाइल आ रिफंड क्लेम, तो फिर आप रिफंड क्लेम लगा सकते हो। सो इन दी गिवन केस शुभांशी इज रिक्वायर्ड टू इशू अ क्रेडिट नोट, डिक्लेयर इट्स डिटेल इन दी रिटर्न फॉर द मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग विच क्रेडिट नोट हैज नॉट बीन इशूड, then adjust the tax liability. However, there is no output liability of Subhanshi Limited against which credit note can be adjusted. It may proceed to file a refund claim. तो दो बातें हैं, या तो क्रेडिट नोट इशू कर दो और एडजस्ट कर लो, और क्रेडिट नोट नहीं है तो भैया रिफंड के लिए अप्लाई कर दो। सीधी सी बात है, रिफंड के लिए अप्लाई कर दो, रिफंड के लिए क्या कर दो, अप्लाई कर दो। तो आई थिंक दोस्तों ये वाली बात आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई होगी, ठीक है? यस सर, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। एक और क्वेश्चन है नर्मदा एंटरप्राइजेस का। दिस इज नर्मदा एंटरप्राइजेस, आपको मिल जाएगा आरटीपी में। अ रजिस्टर्ड पर्सन पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाय इट टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई, however subsequently said transaction is held to be interstate। oh my god, पहले हमने उसको इंटरस्टेट मानकर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया और बाद में हमको पता चलता है कि भाई वो तो इंटरस्टेट सप्लाई थी। अच्छा, वो तो इंटरस्टेट सप्लाई थी। एग्जामिन द रिकोर्स अवेलेबल विद नर्मदा एंटरप्राइजेस। क्या रिकोर्स अवेलेबल है दोस्तों, याद रखना, इंट्रा को इंटर मान लो, इंटर को इंट्रा मान लो, तो आपको ऐसा नहीं होता है कि एडजस्ट हो जाता है। आपने अगर इंट्रा मान लिया था जबकि मानना इंटर था, तो मैं बता दूं डियर, पहले आप इंटर मानकर उसका आईजीएसटी जमा कराओगे, और फिर वो जो इंट्रा पे जो सी और एस लगना चाहिए था ना, वो आपको रिफंड होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस केस में आप इसके आंसर को एक बार देख सकते हो, यही लिखा हुआ है यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आप लोगों को जो है आरटीपी का पूरा रिवीजन करा, आरटीपी को पूरा डिस्कस कर लिया है। दिस इज योर नवंबर 2020 एग्जाम। इसमें जीएसटी के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, इसमें मैंने कस्टम के क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं किए, पर जीएसटी के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीटली कवर्ड हो जाते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट्स लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा बाय बाय। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय।